हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है जैव विविधता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अध्याय 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का सूचक होता है। पृथ्वी पर जैव विविधता जीवन का आधार है और पर्यावरण में होने वाले तीव्र नकारात्मक परिवर्तनों को रोकने में सक्षम है। हरे भरे पौधों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, पठार, नदियां, समुद्र, महासागर आदि सभी प्राकृतिक के ही देन हैं, जो मनुष्य के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। देखिए, मरुस्थल से लेकर महासागरों की गहराई तक अगर बात करें तो विभिन्न आकार, प्रकार, रंग और रूपों में प्राणी जगत विद्यमान है, जिनसे पर्यावरण में विविधता परिलक्षित होती है। उसे जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग याद रखिएगा सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। यह जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाता है। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार धरातलीय, महासागरीय और अन्य जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में उपस्थित और संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता है। जैव विविधता के जो प्रकार हैं, इन्हें 3 स्तरों पर अभिव्यक्त किया जाता है। पहला है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक विविधता का आशय है किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न विविधता। दूसरा है प्रजातीय विविधता यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी। प्रजातीय विविधता से आशय है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विभिन्नता से। ठीक है, तो प्रजातीय विविधता क्या है? प्रजातीय विविधता से जो आशय है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजातियों में विविधता से। प्रजातीय विविधता किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्नताओं को व्यक्त करती है। सामुदायिक या पारितंत्र विविधता यानी कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों की दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहलाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बायोम जीवमंडल की ऐसी सामुदायिक इकाई है जो स्थलीय जलवायु के द्वारा नियंत्रित होती है तथा जिसमें निश्चित प्रकार के जंतुओं और वनस्पतियों की प्रधानता होती है। जैव विविधता संरक्षण के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान की जाती है, उसके संरक्षण और संवर्धन के प्रयास किए जाते हैं। IUCN इस संबंध में रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। IUCN लाल सूची जो है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने और उन पर सुझाव देने के लिए 1948 में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का गठन किया गया। IUCN का गठन किया गया कब? 1948 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN, देखिए, IUCN का एक सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष है, WWF है। 1969 से IUCN विलुप्त प्राय, असुरक्षित और दुर्लभ व संकटग्रस्त जीवों और पादपों से संबंधित लाल सूची या रेड डेटा बुक जारी करता रहा है, जो विश्व में पौधों और पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी करने वाला ये सर्वोच्च संगठन है। IUCN की लाल सूची में प्रत्येक जैविक प्रजाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला जाता है। इस श्रेणी का आधार उनकी कुल आबादी में गिरावट की दर, भौगोलिक विस्तारण क्षेत्र और उनके क्षेत्र के बिखर जाने की स्थिति के आधार पर किया जाता है। जो क्षेत्र बिखर जाते हैं मानवीय गतिविधियों के द्वारा। ये जो श्रेणियां हैं, याद रखिएगा, पहला है विलुप्त श्रेणी। इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है तो इन्हें विलुप्त श्रेणी में रख दिया जाता है। वन विलुप्त श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। इस प्रजाति के जो प्रजाति हैं, यह प्रजाति जो है वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य जो है केवल चिड़ियाघर या अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं, तो इन्हें वन विलुप्त के श्रेणी में रख दिया जाता है। घोर संकटग्रस्त के श्रेणी में
किन्हें रखा जाता है? तो इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का जो गंभीर खतरा बना हुआ है, इसके मद्देनजर इन्हें घोर संकट श्रेणी में रख दिया जाता है। संकटग्रस्त श्रेणी में इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का जो खतरा है बना हुआ है, तो इन्हें इंडेंजर्ड श्रेणी में रख दिया जाता है। वनरेबल यानी संवेदनशील श्रेणी में किन्हें रखा जाता है? तो वनों में इस प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की जो संभावना है, इसके मद्देनजर संकटापन, इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की जो संभावना है, इसको देखकर जो है इसे संकटापन श्रेणी में या संकटापन प्रजाति के श्रेणी में रख दिया जाता है। संकट मुक्त, इस प्रजाति को बहुत कम खतरा है और यह बड़ी संख्या और विस्तृत क्षेत्र में ये पाई जाने वाली प्रजाति है, तो इन्हें संकट मुक्त श्रेणी में रख दिया जाता है। आंकड़ों का अभाव, इस प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो इन्हें आंकड़ों का अभाव श्रेणी में रख दिया जाता है। इसके बाद है अनाकलित, इस प्रजाति के संरक्षण स्थिति का IUCN के संरक्षण और मानदंड पर आकलन अभी नहीं किया गया है, तो इन्हें अनाकलित श्रेणी में रख दिया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो लाल सूची में लगभग 8,754 प्रजातियों का आकलन किया गया, जो कि विलुप्त के श्रेणी में 2, वन से विलुप्त के श्रेणी में 2, अति संकटग्रस्त में 199, संकटग्रस्त श्रेणी में 458, संवेदनशील श्रेणी में 578, निकट संकटापन में 403, संकट बहुत कम है इस श्रेणी में 6,106, संकट बहुत कम यानी इसमें 3, कुल मिलाकर 8,754। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है जिन लोगों ने PDF ले लिया है, PDF को ओपन कीजिए और IUCN का जो वर्गीकरण है यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रजातियां जो आकलित हैं। जैसे आंकड़े उपलब्ध नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त आंकड़े, जो पर्याप्त आंकड़े हैं इनको बहुत संकट यानी संकट बहुत कम वाले श्रेणी में, संकटापन में, संवेदनशील में, ठीक है, संकटग्रस्त श्रेणी में और अति संकटग्रस्त श्रेणी में खतरे की स्थिति वाली जो प्रजातियां ये सभी हैं संवेदनशील, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त, वन से विलुप्त और विलुप्त। तो याद रखिएगा। जैव विविधता के संरक्षण की जो विधियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। पहला विधि है स्वस्थानीय संरक्षण विधि। स्वस्थानीय संरक्षण विधि, इसके अंतर्गत जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अपने स्थान पर बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं, उनके मूल निवास स्थान में बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। विश्व में कुल 36 जैव विविधता के सक्रिय केंद्रों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 4 क्षेत्र भारत में स्थित हैं। पहला है जैव विविधता हॉट स्पॉट, ऐसे क्षेत्र जहां उच्च जातीय समृद्धि और उच्च स्थानिकता एंडेमिज्म होती है, यानी यहाँ विभिन्न प्रजातियों की समृद्धता है और ये प्रजातियां उस क्षेत्र तक ही सीमित है। भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 564 वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, जो इन सिटू जैव विविधता के ये उदाहरण है, इन सिटू जैव विविधता संरक्षण के ये उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए जैव विविधता संरक्षण 2 विधि है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार और पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार। इसके बाद बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर आता है। ठीक है, देखिए जो पर स्थानीय संरक्षण विधि है इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों का यही उद्देश्य है। इससे ऐसे जीवों को इन विशेष स्थानों पर सुरक्षित रखा जा सका है जो कि वनों में विलुप्त हो गए थे। इस दिशा में चिड़ियाघर की स्थापना की गई है। 1855 में देश का पहला चिड़ियाघर चेन्नई में बनाया गया था। याद रखिएगा, कोलकाता का जो अलीपुर चिड़ियाघर है ये देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। वर्तमान में जैव विविधता के ह्रास के कारण विश्व में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। जैव विविधता के पर स्थानीय विधि के तहत प्रजातियों के जीवों के डीएनए को क्रायोजेनिक तकनीक के माध्यम से किसी विशेष, याद रखिएगा, किसी विशेष स्थान पर संग्रहित कर परिरक्षित करते हैं, जिससे कि भविष्य में यदि ये प्रजातियां विलुप्त हो जाती है तो इनका प्रयोग कर पुनः जैव विविधता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, क्लोनिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इस दिशा में और भी प्रयास किए गए हैं।
जिसमें नई दिल्ली में 1996 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई, हैदराबाद में इक्री सेट, चेन्नई में जीन बैंक और लखनऊ में डीएनए बैंक की स्थापना जो है एक्स-C2 जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत की गई है। यहां पे जो है मैप को एक बार देख लीजिए। देखिए जो ये एरिया, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया एक सिंग वाला गैंडा का एरिया है। जंगली एशियाई भैंस यहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय कोयल और पर्वतीय बटेर, सुनहरा लंगूर, हिमालयन ताहर, ये सभी मिलते हैं। पिग्मी हॉक, लंगूर, एशियाई जंगली भैंसा, जंगली कुत्ता, स्लॉथ, भालू, हिम तेंदुआ, गौर, मुट जैक, गंगा डॉल्फिन, स्वैम्प हिरण और उड़ने वाली गिलहरी। ये वाला जो एरिया है, यह क्षेत्र कुछ जो कपी हैं इनका आवास भी है, जैसे बंदर, लंगूर, गिवन का। और यहाँ पे 6 नए खोजे गए जो जीव हैं, इनको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है लार्ज आंटलर्ड मुंतजैक, अनामाइट मुंतजैक, ग्रे सेंग डाउ, अनामाइट स्ट्रिप्ड रैबिट, लीफ डियर, शाओला। अदरक यहाँ की स्थानिक प्रजाति है। उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया और दक्षिण चीन है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है, देखिए आर्द्र पर्णपाती और वर्षा वन वाला एरिया है। उभयचरों की प्रजातियां और सरीसृपों की प्रजातियां यहाँ पर मिलती है। ब्लैक पीपर और कार्डमम यहाँ की स्थानिक प्रजाति है और लायन टेल्ड मकाऊ यहाँ का संकटग्रस्त जीव है। ये वाला जो एरिया है, मैंग्रोव, कोरल रीफ, सी ग्रास वेड, वेल, डुगोंग, कछुआ, मगरमच्छ और प्राण यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं। सूडालैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह, ट्रिनकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस तक फैला हुआ है। निकोबार द्वीप सूडालैंड हॉटस्पॉट का भाग है, याद रखिएगा। नार्वे के द्वारा स्वेलबर्ड द्वीप पर एक जो है अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है, जहां विश्व के विलुप्त होते अधिकतर जीवों और पेड़ पौधों आदि के जीनों को जो है संरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 8 के अंतर्गत चेन्नई में अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। कर्नाटक सरकार ने देश में प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में बंगलुरु जिले के देवनहली तालुका के नल्लूर में इमनी स्थल को अधिसूचित किया। कर्नाटक सरकार ने देश में प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में बंगलुरु जिले के देवनहली तालुका के नल्लूर में इमनी स्थल को अधिसूचित किया है। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुपालन में भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रति वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 22 मई 1992 को नैरोबी में हुए जैव विविधता सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर विभिन्न देशों के बीच सहमति को लागू करने के अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष जैव विविधता के प्रति लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने, जैव विविधता को जो है बनाए रखने में सबकी सहभागिता और सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इस दिवस का विषय जो थीम था अलग अलग होता है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो थीम होता है वो अलग अलग होता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का जो थीम था, जो विषय है, वो है हम समाधान का भाग हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये थीम है 2021 का जैव विविधता का। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का जो उद्देश्य है, पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण संवर्धन के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2010 को जैव विविधता दशक 2011 से 2020 तक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2011 से 2020 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया, जिसे याद रखिएगा, जिसे बोलिए, देखिए, जिसे नागोया में हुए सम्मेलन, जापान का जो शहर है नागोया में हुए सम्मेलन CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत COP10 में मंजूरी दी गई थी। इसमें CBD और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के 3 उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए 20 लक्ष्य शामिल किए गए, जिनमें आईची लक्ष्य भी याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए। आईची लक्ष्य
क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें आईची लक्ष्य भी कहा जाता है, जिन्हें आईची लक्ष्य भी कहते हैं। तो सीबीडी और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के 3 उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए जो है 20 लक्ष्य शामिल किए, जिन्हें आईची लक्ष्य भी कहा जाता है। इनमें से एक लक्ष्य नागोया प्रोटोकॉल को 2015 तक लागू कराना था, जिसमें सीबीडी के 50 पक्षकारों का जो है अनुसमर्थन आवश्यक था। अक्टूबर 2014 में 50वें देश उरुग्वे के द्वारा समर्थन मिलने के 90 दिन से जो 90वें दिन से नागोया प्रोटोकॉल भी लागू हो गया, और इसके लागू होने से जैव विविधता पर अभी समय समता वाले प्रावधानों को व्यवहारिक प्रभाव प्राप्त होगा। देखिए, इसके बाद जो है पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2019 मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 30 के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया, जो आधिकारिक रूप से जून 2021 से प्रारंभ हुआ। यूएनईपी एवं एफएओ इसके सह नेतृत्व करता है। यहां पे देखिए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916, स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुआ, याद रखिएगा। संस्थापक अल्फ्रेड विलियम एल कॉक हैं। जो संस्थापक थे कौन थे? अल्फ्रेड विलियम एल कॉक। मुख्यालय कोलकाता में है। कार्य क्या है? तो देश के लिए उस तरह के सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में संलग्न जिससे देश की समृद्धि विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो, समृद्ध विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। तो कार्य क्या है? तो इसका जो है जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका जो कार्य है देश के लिए उस तरह के जो सर्वेक्षण या खोज या अनुसंधान में संलग्न जिससे देश की समृद्ध विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। कार्यक्रम क्या है? इसके कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के जीव जंतु, संरक्षित क्षेत्रों के जीव जंतु, प्रमुख पारिस्थितिकीय प्रणालियों के जीव जंतु, लुप्त प्राय प्रजातियों के सर्वेक्षण, स्थिति और पारिस्थितिकी अध्ययन या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, और वन जीव अधिनियम 1972 से संबंधित जब्त की गई वन्य जीव सामग्री की पहचान शामिल है। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध और पुनर्स्थापना जैसे मुद्दों पर कार्य करती है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। मुख्यालय ग्लैड, स्विट्जरलैंड में है। लक्ष्य क्या है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को और अधिक क्षति से बचाना, यानी क्षति होने से जो है पृथ्वी को बचाना, और ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिससे मानव प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सके। केंद्र बिंदु क्या है? तो 3 बायोम का संरक्षण, जिनमें विश्व की अधिकतम जैव विविधता जो है पाई जाती है। ये बायोम है समुद्री तटीय बायोम, वन एवं स्वच्छ जल बायोम। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहां पे जो है भारतीय जैव विविधता रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 29 दिसंबर 2018 को भारत ने जैव विविधता पर राष्ट्रीय रिपोर्ट और जैव विविधता लक्ष्यों पर आधारित प्रगति एक पूर्वावलोकन नामक दस्तावेज जो है जारी किया। ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहला देश है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दी गई इस रिपोर्ट में आवास का संकट, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, वन संसाधन के आधार में कमी और सिमटती आनुवांशिक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन और आनुवांशिक विविधता पर जो है प्रदूषण के दुष्प्रभावों का उल्लेख किया गया है। IUCN की गंभीर रूप से लुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त श्रेणियों में भारत की कुल 683 जीव प्रजातियों के नाम सम्मिलित हैं। साइट्स क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। साइट्स देखिए, विलुप्त होते जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर के देशों ने 1973 में एक बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। इसे वन जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन भी कहते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। साइट्स को वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। 1 जुलाई 1975 को साइट्स जो है यह अस्तित्व में आया। इस समय यानी कन्वेंशन में वर्तमान में 182 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। यह अभी समय देखिए 35,000 से अधिक पादप और जीव प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। तो ये सभी जो सम्मेलन, संस्थान, जो ऑर्गेनाइजेशन है,
ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां परितंत्रों यानी इकोसिस्टम की क्रियाएं चलती है। इसमें 3 प्रमुख आवास होते हैं, समुद्री, गैर समुद्री और स्थलीय, जहां मानव, पौधे, पशु, पक्षी और अन्य जीव या अन्य जीवित प्राणी जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये सभी क्या है? ये जीवमंडल के भाग हैं। देखिए, एच अस्ट्रालहर इनके अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा वह पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं मिलकर जीवमंडल बायोस्फीयर की रचना करते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता, याद रखिएगा, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे पौधे, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विविधता आदि को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना, जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन करना, ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य हैं। तीसरा उद्देश्य है इन क्षेत्रों में शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण और शोध कार्य को प्रोत्साहित करना, जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। 1971 में यूनेस्को के सहयोग से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनी। इसी वर्ष यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सहित संपूर्ण विश्व में ऐसे क्षेत्र की स्थापना की योजना बनाई गई। भारत में संसद के विधान के द्वारा ऐसे क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। 1986 में भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी स्थापित किया गया था। यूनेस्को के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्वव्यापी ढांचे में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें और न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। सदस्य देश ऐसे आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करते हैं और यूनेस्को अपने उपयुक्त कार्यक्रम के तहत स्थानीय समुदाय के प्रयासों और उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान करता है। यूनेस्को के द्वारा घोषित बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र उत्कृष्टता के स्थल समझे जाते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा जो घोषित बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र होता है, ये उत्कृष्टता के स्थान समझे जाते हैं जहां प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के प्रबंधन के लिए नई और इष्टतम अभिक्रियाओं का परिरक्षण किया जाता है और उनका प्रदर्शन किया जाता है। याद रखिएगा। देखिए, यहां पे जो है आप देख सकते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो आंतरिक विभाजन है किस तरह से किया गया है। ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये होता है केंद्रीय क्षेत्र, कोर जोन। ये वाला जो एरिया है, ये है बफर क्षेत्र या बफर जोन, और ये वाला जो है ये संक्रमण क्षेत्र है, और ये वाला जो है मानव अधिवास क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में, तो यहां पे आप देख सकते हैं एम जो है मॉनिटरिंग क्षेत्र है, आर शोध एवं अनुसंधान क्षेत्र होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो ये आर है, ये शोध और अनुसंधान के क्षेत्र हो सकते हैं, मानव अधिवास क्षेत्र भी है, ठीक है। और जो एम से इंडिकेट किया गया है ये मॉनिटरिंग क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद जो रिसर्च होता है यहां पे भी हो सकता है, संक्रमण क्षेत्र बफर जोन में भी, ठीक है। तो ई जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्रियाएं होती हैं, शैक्षिक क्रियाएं होती हैं। ए जो है यहाँ पे सहभागिता पूर्ण उपयोग क्षेत्र और मानव अधिवास क्षेत्र, और टी यहाँ पे यानी पर्यटन, टूरिस्ट। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो आपका बफर जोन है, यहाँ पे टूरिस्ट का कार्य जो होता है, यानी पर्यटन क्षेत्र के लिए इन्हें निर्धारित किया जा सकता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के 3 भाग हैं। पहला है कोर एरिया, केंद्रीय क्षेत्र। प्राकृतिक या केंद्रीय परिक्षेत्र एक बाधा रहित और प्राकृतिक रूप से रक्षित क्षेत्र है। यह खंड जैव विविधता के संरक्षण के लिए होता है। विनाश रहित अनुसंधान कार्य और कम हानिकारक क्रियाओं जैसे शिक्षा और पारिस्थितिकी, पर्यावरण पर शोध कार्य आदि को यहाँ संचालित किया जाता है। कहां पर? कोर एरिया में। दूसरा है बफर एरिया, बफर क्षेत्र। यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रहता है और इसका प्रयोग सहायक क्रियाओं जैसे पर्यावरणीय शिक्षा, मनोरंजन, मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान इत्यादि के लिए जो है किया जाता है। तीसरा है संक्रमण क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी भाग जो बफर परिक्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रखता है या घेरे रहता है, ये संक्रमण क्षेत्र कहलाते हैं। इस परिक्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहभागिता सामंजस्य पूर्वक चलती है। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों को जो है शामिल किया जा रहा है।
वे दूर संवेदन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी इस कार्यक्रम के अध्ययन के लिए किया जा रहा है। भारत के द्वारा अब तक 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। दिसंबर 2021 तक यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी मैब विश्व नेटवर्क के अंतर्गत विश्व के 131 देशों के 727 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को जो है सम्मिलित किया जा चुका है, जिनमें से 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में स्थित हैं। 12, ठीक है। 131 देशों के 727 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा चुका है। 12 जैव मंडल जो है इसमें भारत के शामिल है। तो 12 जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं भारत में स्थित हैं, याद रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं यूनेस्को के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, 12 कौन कौन से हैं? नीलगिरी, ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में पड़ता है और इनको यूनेस्को ने कब सूचीबद्ध किया था? तो वर्ष 2000 में। मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में है, इन्हें 2001 में सूचीबद्ध किया गया था। सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में है, इसे भी 2001 में सूचीबद्ध किया गया था। नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है और इसे जो है 2004 में। नोकरेक मेघालय में, इसे 2009 में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, इसे 2009 में। और सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसे 2009 में यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। अमरकंटक, अचानक कमार, ये जो है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इन्हें 2012 में सूचीबद्ध किया गया। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे 2013 में सूचीबद्ध किया गया था। अगस्त्य मलाई, ये तमिलनाडु में है, इसे 2016 में सूचीबद्ध किया गया था। कंचनजंगा, ये सिक्किम है, इसे 2018 में। और पन्ना मध्य प्रदेश में है, इसे 2020 में जो है सूचीबद्ध किया गया। अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पश्चिमी घाट में समुद्र तल से 1868 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित 3500.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं, ठीक है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 2001 में की गई थी, जिससे 3 वन्य जीव अभ्यारण्य सेंधुनी, पेपारा नेयार और कलाकड़ मुंदनथुरई बाघ आरक्षित क्षेत्र शामिल है, याद रखिएगा। भारत के जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं, पीडीएफ को ओपन कीजिए और मैप में देखिए कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कहां पर है। तो देखिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जो है शीत मरुस्थल, ये जो शीत मरुस्थल है, ये भारत का उत्तरोत्तम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ये नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है और ये जो है सिक्किम में कंचनजंगा या खांगचेंदजोगा जिसे कहते हैं। इसके बाद जो है ये दिहांग दिबांग है, इधर जो है डिब्रू सैखोवा है, ये भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, डिब्रू सैखोवा। ये मानस है, ये जो मेघालय में है वो नोकरेक है, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। इसके बाद देखिए उड़ीसा में सिमलीपाल है। फिर यहां पे जो है छत्तीसगढ़, ये जो है अचानक कमार अमरकंटक है। ये आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है। यहां पे देखिए, यहां पे नीलगिरी है। नीलगिरी भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। और गुजरात में कच्छ का रण है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, पन्ना है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इधर जो है ये है अगस्त्य मलाई, ठीक है। यूनेस्को की मानव और जैव मंडल जो कार्यक्रम है, जिन्हें मैप कहते हैं, भारत के जो शामिल स्थल है वो कितने हैं तो आप गिन सकते हैं। और जो यू से इंडिकेट किया गया है ये मैप के अंतर्गत शामिल है। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम जैव मंडल या जैव मंडलीय क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 जो है मैप में शामिल है, याद रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं। नीलगिरी, इसे जो है 1986 में इसे घोषित किया गया। और स्थिति क्या है तो इसका जो एरिया है वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, साइलेंट जो वैली है, सिरुवानी हिल्स के भाग। राज्य कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। एरिया आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो नीलगिरी जो है 5520 है, सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा तो
5,860 वर्ग किलोमीटर में जो है वो नंदा देवी है। तो सबसे बड़ा जो भारत का जो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। तो नीलगिरी भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, 1986 में इसे घोषित किया गया था। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। नोकरेक जो है गारो हिल्स के ये भाग है, ये मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी इसे 1989 में, समय देख लीजिएगा वर्ष और एरिया देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मन्नार की खाड़ी कहां पर है तो तमिलनाडु में। इसे कब घोषित किया गया तो 1989 में। सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है, 1989 में इसे भी जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल किया गया। मानस जो है ये भी 1989 में शामिल हुआ था, ये असम में है। ग्रेट निकोबार ये भी 1989 में जो है शामिल हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप में इसका एरिया है। सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। डिब्रू सैखोवा ये असम में है। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त मलाई 2001 में, ठीक है। कंचनजंगा जो है 2000 में जो है ये घोषित हुआ था। तो अगस्त मलाई तमिलनाडु केरल के ये दोनों राज्य में ये इसका विस्तार है। अचानकमार अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। कच्छ का रण गुजरात में है, इसे 2008 में घोषित किया गया। 2009 में कोल डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 2010 में शेषाचलम पहाड़ी को जो है घोषित किया गया और आंध्र प्रदेश में। और 2011 पन्ना मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कच्छ का रण और सबसे छोटा जो है डिब्रू सैखोवा है, याद रखिएगा। और आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वन्य जीव के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है किस तरह से पीडीएफ को प्राप्त करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।